नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गौतम बुद्ध नगर के दौरे पे पहुंचे और जहां उन्होंने ग्रेटर नोएडा में जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की। सीएम योगी कल नोएडा के सेक्टर 39 स्थित कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वहीं कई परियोजनाओं की समीक्षा भी कर सकते हैं। दरअसल कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी गंभीर हैं और अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं। उधर लखनऊ में सीएम योगी ने स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया। सीएम ने यह योजना कोरोना काल में चल रही परेशानी को दूर करने के लिए किया है। इस समय देश कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है। ऐसे में लोगों के सामने रोजगार की बड़ी समस्या है और उसी समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने इसका श्री गणेश किया। मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी एमएसएमई के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टंडन जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजय मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, प्रदेश के लीड बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा समेत सभी प्रमुख बैंकर्स से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और जनपद स्तर पर आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जुड़ रहे हमारे सभी कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा ओडीओपी के इस अभिनव कार्यक्रम को एक नई गति दे रहे सभी लाभार्थीगण, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जब आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हुई हैं, उन स्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर अलग अलग तबके के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी और आर्थिक पैकेज के इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा आज एक तीसरा बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये एक अभियान है जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी उद्यमियों के जीवन में एक नई खुशहाली लाने, उन्हें आत्मनिर्भरता के मार्ग पर अग्रसर करने, सीएफसी के माध्यम से उन्हें नई तकनीक और मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का एक अवसर भी उन्हें उपलब्ध कराने का एक अभिनव प्रयास विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। सचमुच कोविड-19 ने हमारी अर्थव्यवस्था को काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। इन स्थितियों में हमारे स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के साथ ही अपनी आर्थिक गतिविधियों को जिस त्वरित गति और
कुछ नए प्रयोगों के माध्यम से आगे बढ़ाने का जो भी सार्थक प्रयास होगा, उसके परिणाम उसी रूप में देखने को मिलेंगे। प्रदेश के एमएसएमई विभाग ने इस दिशा में बेहतर प्रयास किया है और खास तौर पर जब मैं देखता हूं कि 14 मई 2020 को यानी 13 मई को भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की और 14 मई को उत्तर प्रदेश एमएसएमई ने बैंक ऑफ बड़ौदा और सभी प्रदेश के जितने भी बैंक हैं इन सब के साथ मिलकर के बैंकर्स कमेटी के साथ बातचीत करके 57,000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का लोन वितरण का कार्य किया था। दूसरी, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 26 जून 2020 को 1,35,000 नई इकाइयों को 4,500 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। तो कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी और बताया कि अब तक क्या कुछ हालात हैं और उससे निपटने की क्या तैयारी है। आज टीम 11 की बैठक आयोजित की। आज 4,467 नए केसेस आए हैं। कुल 44,563 एक्टिव केसेस प्रदेश में है। अभी तक जो डिस्चार्जेस हैं वो 66,834 हैं, यानी डिस्चार्ज 66,834, एक्टिव केस 44,563। 3,432 लोग कल डिस्चार्ज हुए हैं। कुल मृतकों की संख्या 1981 है। पिछले 24 घंटे में लगभग 63 डेथ्स हुई हैं। सैंपल जो है कल फिर बहुत संख्या में सैंपल्स टेस्ट हुए हैं। इसमें 95,737 95,737 सैंपल कल टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 64,188 एंटीजन के सैंपल्स हैं। टोटल टेस्ट अब तक प्रदेश में 28,93,424 हो गए हैं। 28,93,424। हम पूरे देश में टेस्टिंग में काफ़ी अग्रणी हो गए हैं और जिस तरह की टेस्टिंग हमारी चल रही है, हम देश में अग्रणी स्थान पर हैं। पूल टेस्ट कल 12,670 किए गए हैं। कुल मिलाकर 2,104 सैंपल्स 5 पूल के टेस्ट थे, जिसमें से 306 पॉजिटिव आए हैं। पूल 215 10 पूल वाले टेस्ट थे, जिसमें से 33 पॉजिटिव आए हैं। आज की तारीख में होम आइसोलेशन में जो है 15,035 लोग गए हैं और अब जो है 24 घंटे में लगभग 2,503 लोग गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो व्यक्ति एडमिट हैं वो 1,325 हैं और जो सेमी पेड में है 170 हैं। पिछले समय में कुल जो है जो कंटेनमेंट जोन है उसमें 47,724 टीम्स लगाई गई हैं। कुल मिलाकर 1,59,96,729 घरों का चेकअप हुआ है और कुल 8,05,63,148 लोग स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार उनका सर्वेलेंस किया गया है। यानी हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि पिछले 24 घंटे में 95,737 टेस्ट किए गए हैं, 95,737, और अब तक पूरे प्रदेश में 28,93,424 टेस्ट कर दिए गए हैं। यूपी अग्रणी स्थान पर अब इस आधार पर आ गया है। आज कोविड-19 की जो बैठक हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, चीफ सेक्रेटरी साहब को, मुख्यमंत्री कार्यालय को, गृह विभाग को, डीजीपी साहब को,
कि सभी हम लोग जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर जिले का सक्रिय है कि नहीं, इसको जो है खुद चेक करके बताएंगे। हम आपको बता दें कि आज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सभी प्रदेश के जनपदों में एक्टिव हो गया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया कि हर जिलाधिकारी कमांड सेंटर पर अपने सीडीओ, सीएमओ और अपने एसपी या एसएसपी के साथ दिन में कम से कम 2 बार बैठक अवश्य करें। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक ऐसा स्थान है जहां से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वे, यदि किसी को एम्बुलेंस दिया जाना है, यदि किसी को अस्पताल में एडमिट करा जाना है, तो सभी व्यवस्थाएं पूरे कोरोना की कमांड कंट्रोल सेंटर से व्यवस्थित होती हैं। वहाँ एक्सपर्ट्स भी लगाए जाते हैं, वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग लगाए जाते हैं, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी लगाए जाते हैं। तो ऐसे में इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को और मजबूत करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी बरेली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए हैं। कल नोएडा में एक अस्पताल का जो है उद्घाटन भी करेंगे, तो खुद भी फील्ड में जाकर इस कार्य को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि वरिष्ठ अधिकारी भी फील्ड में जाएं। आज विभिन्न जिलों में वरिष्ठ अधिकारी भी फील्ड में कोविड के निरीक्षण के लिए गए हुए हैं। कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, पूरी सतर्कता बरतने के लिए, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारियों को कहा गया है कि वो कोविड चेन को तोड़ने के लिए हर हालत में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर टू डोर सर्वेलेंस का मजबूती से कार्रवाई सुनिश्चित करें। और संत कबीर नगर पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री बलदेव सिंह और अनिल राजभर ने संयुक्त रूप से पुलिस लाइन के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मूल्यांकन कर दिशा निर्देश देते हुए बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरण किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। प्रशासन 24 घंटा पूरी तरीके से तत्पर है, अलर्ट है। हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए आज से नहीं, आप देखते रहे होंगे, पूरा जल शक्ति विभाग और श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में भी मैं समझता हूं कि कोई सप्ताह ऐसा नहीं रहा होगा जब संभावित बाढ़ से जो समस्या उत्पन्न होती है उसको लेकर उनकी बैठक न होती रही। हमेशा चिंता करते रहे। सर, जिले में कौन कौन सी नदियां हैं जो उफनाई हुई है? अभी नेपाल के द्वारा जो 4,12,000 क्यूसिक पानी जो छोड़ा गया है, उससे थोड़ी सी समस्या हम लोगों के सामने आई है, लेकिन ऐसी भी समस्या नहीं है जो कंट्रोल से बाहर है। दिल्ली में किशोरी से हुई दरिंदगी को लेकर यूपी कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली में एक बार फिर निर्भया जैसी वारदात हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार में कब तक बेटियों पर जुल्म होगा। हमारी मांग है कि तत्काल इसकी न्यायिक जांच हो और दोषियों को कठोर सजा मिले। दिल्ली में जिस तरह से 10 साल की एक अबोध बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, ये घटना हमें दोबारा निर्भया कांड की याद दिलाती है। उस दुख की अनुभूति आज फिर ताजा हो गई। पूरा देश हिला है इस घटना से। पर एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं पूछना चाहती हूं कि आखिर दिल्ली जो इस देश की राजधानी है, यहां पर बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर है? दिल्ली पुलिस जो सीधे गृह मंत्रालय के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना तो करती हूं, पर एक सवाल जरूर पूछना चाहती हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य में बेटियों की अस्मत, बेटियों की रुसवाई कब तक होती रहेगी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कब तक बेटियों पर जुल्म होता रहेगा? अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ। मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। इसे लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। चंपत राय ने कहा, मंदिर निर्माण में आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। अब सब तकनीकी काम है
और वो तकनीकी ऐसे काम नहीं है जो हम अपने घर में छोटे मोटा मकान बनाते हैं, वैसा नहीं। हमारी सोच है ये मंदिर 1000 साल तक इस सृष्टि के आंधी तूफान सहता रहेगा। तो इसलिए उतनी तैयारी की तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसलिए कब होगा, कब से होगा, ये तिथि इसे बताना तो एक कपोल कल्पित बात है। यहाँ लोहा नहीं होगा, लेकिन हाँ, लार्सन टुब्रो के लोग मेंटली सब प्रिपेयर्ड हैं। अयोध्या में राम मंदिर की बुनियाद पड़ चुकी है। बीजेपी इसे भुनाने की पूरी तैयारी में है और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का दावा है कि उसने जनता से जो वायदा किया था उसे पूरा किया गया, इसलिए बीजेपी जनता तक अपने कार्य को पहुंचाएगी। जबकि यूपी विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी इसको अपना मुख्य एजेंडा बनाने की तैयारी में है। अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वर्षों से अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए हुए वायदों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इसके पहले धारा 370, 35A, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिया था, उसे पूरा किया। कल प्रभु श्री राम मंदिर के शिलान्यास के साथ साथ यह बड़ा मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक अपने वायदे के निर्वहन में प्राप्त किया। जो लोग यह कहते हैं कि राम मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पर बन रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह भारतीय जनता पार्टी थी जिसने राम मंदिर के लिए अपने 5 राज्यों की बहुमत की सरकारों का बलिदान दिया था। यह भारतीय जनता पार्टी 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी जिसने 2010 के उच्च न्यायालय के फैसले के 7 वर्षों तक जो अनुवाद नहीं कागजों के हो पाए थे, उन कागजों का अनुवाद करके सर्वोच्च न्यायालय को मात्र 3 महीने में दिया, जिससे सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो सकी। यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार थी जिसने सर्वोच्च न्यायालय में SLP दाखिल कर सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि इसकी शीघ्र सुनवाई की जाए और उसी SLP पर सर्वोच्च न्यायालय ने शीघ्र सुनवाई कर राम मंदिर के पक्ष में फैसला किया। राम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी अब आम जनमानस के बीच जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का किया था, अब उसने वो पूरा कर दिया है, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में आम जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी अपने पैर जमाने के लिए अब इस मुद्दे को लेकर जाएगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। यूपी पुलिस की हालत एक बार फिर खराब हुई है। अपने ही क्षेत्र में एक बार फिर योगी की पुलिस पिट गई। विद्यावासिनी मंदिर पर बदमाश को पकड़ने गई पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हमले में दारोगा गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, जिनका इलाज कराया जा रहा है। मंदिर में श्रृंगारियों के साथ विवाद और मारपीट के बाद आरोपी को पुलिस पकड़ने गई थी। साफ सफाई के लिए आरती पूजा के पहले जाकर साफ सफाई करते हैं, फिर मां का बर्तन वगैरह रखा जाता है। उस समय अमित पांडे ने विश्वनाथ पांडे के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। तो वहाँ पर हमारे सारी चालियों सोने के बर्तन वगैरह रहते हैं, माँ के आभूषण वगैरह रहते हैं। हाँ, तो मुझे चिंता हुआ कहीं वो तो गायब हो जाए भागदौड़ में, तो मैं जाकर देखने लगा। उस समय जो है वो हमारे ऊपर और हमारे कार्यकर्ता लोग ऊपर जलते हुए बड़े बड़े दीपों को फेंकने लगा, जिससे मां की कृपा से सब लोग बच गए, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना कोई मंदिर बढ़ जाती। कस्बा इंचार्ज रविकांत मिश्रा जी गए, जो वहाँ के उनके साथ पुलिस वाले भी गए, उसको पहले पुलिस वाले को उत्तर दिया और रविकांत मिश्रा जी के ऊपर अटैक कर दिया। उसमें 1-2 पुलिस वाले और SI घायल है। देखिए, कुछ बातें आई हैं सामने और एक थोड़ा सा नशे में थे या पंडा जी थे, अमित पांडे नाम था उनका, और कुछ अपने आप को उन्होंने कन्फाइन कर लिया था। और जब पुलिस ने उनको कहा कि बाहर आ जाइए, तो वो थोड़ा क्रोध में आकर के उन्होंने जो है उन्होंने हमला कर दिया। इंस्पेक्टर पर चोट आई है और उसको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। लेकिन ये चूँकि बहुत गंभीर घटना है, उसमें जो है उन्होंने अभियोग दर्ज कर लिया है। अभियोग दर्ज करने के बाद इसमें विधिक कार्रवाई कर। तो एक तरफ तो यूपी सरकार प्रदेश को गड्ढा मुक्त करने का सपना दिखा रही है, दूसरी तरफ जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह बने हुए।
ऐसा कुछ हाल सीतापुर के जहांगीराबाद मेन चौराहे पर देखने को मिला, जहां पुलिया लगभग 1 साल पहले टूट चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर मौन धारण किए हुए हैं और नतीजा ये है कि लोगों के सामने यहां कई तरह की परेशानियां रोजाना सामने आती है, खासकर बरसाती मौसम में। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के भूड भारत नगर में नया शराब का ठेका खोला जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। खासकर महिलाएं ठेके का विरोध कर रही हैं और आज स्थानीय लोगों ने ठेके खोलने का विरोध करते हुए यहां पे प्रदर्शन किया। निवासी कॉलोनी में हमारे ठेका खोला गया, जहाँ पे महिलाएं, बेटियां, बहनें सब बैठती थी, कुर्ती। यहाँ ना कोई पार्क है, ना कोई जगह घूमने फिरने की, एकदम निवासी स्थान पर उनको मकान के अंदर दुकान बना के ठेका दे दिया गया है। इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग, ताकि हमारे आने वाले समय में हमारी बहन बेटियां ये बच्चों पर गलत प्रभाव। तो कांग्रेस नेता स्कूल की फीस माफी समेत कई मांगों को लेकर आज वाराणसी में राज्यपाल को संबोधित करते हुए उन्होंने ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस नेताओं ने अपने ज्ञापन में लिखा है कि प्रदेश में संचालित यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड समेत अन्य बोर्ड के छात्रों के विगत 4 माह की फीस माफ की जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।